मड़दार चारू का ब्रेकअप माशमारा वशत कने मगा पुत्रान कन गए सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब दौरा चीन हवाला बाज़ी मुफाहमती यादाश्तानी सर दस्तखत बुता पाकिस्तान हमें अज़म हादा कोता के सी पैक मनसूबा के अस्ता पाए तकमीला तक सर कनकबा सदर ममलिकत आसिफ जरदारी साहब चीनी वज़ीर आज़म ली चियाँ गागों हम गेंदोनेंद कोताओ गेंदोनेंदा दुनिया में किसी आदिया मुकम कनगे हवाला स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप देगे मामला निसराम का पुत्रान बुता सीनियर साहब तजियाकार रज़ाक कुट्टी साहब ने को मरदारी कर गए अय्यब गेशिंग का पुत्रान करनी। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। सर चूँकि सीपेक मनसूबा जो है पाकिस्तान और चाइना दोनों के दरमियान एक बहुत ही अहमियत का आमिल प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ चैलेंजेस दोनों मुल्कों को दरपेश हैं सिक्योरिटी के हवाले से या दूसरे मामलात में। तो बुनियादी तौर पर जरदारी साहब जो इस वक्त चीन के दौरे पे हैं, उन्होंने चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात की, इक़्तिसादी तरक्की की यादाश्तों पर दस्तखत हुए दोनों ममालिक के दरमियान। तो बुनियादी तौर पर अब क्या लगता है कि जरदारी साहब का ये दौरा जो है सी पैक मनसूबों के लिए कितनी बड़ी पेशरफ्त और अहमियत का आमिल होगा? बहुत शुक्रिया आपका। ये तो मालूम होगा कि आपको कि असल में इस सी पैक के बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में लाने के जो क्रेडिट है वो तो जरदारी साहब को जाता है। जब वो सदर थे 2009 के बाद से फिर तकरीबन कोई 2013 तक, तो उनके दौर में पाकिस्तान में इस पर पेशरफ्त हुई और फिर नवाज शरीफ साहब ने उसे अमली जामा पहनाया। इमरान खान के दौर में इस मंसूबे को काफ़ी धक्का पहुंचा, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे वो भी पीछे चले गए और उसके बाद फिर जो नई हुकूमत आई तो उस दौरान मामला इतने गड़बड़ हो चुके थे कि चीज़ों को बेहतर करने में बहुत सारा टाइम लगा। तो अब ये नई रजीम आई है, उसके बाद जरदारी साहब दोबारा जब सदर बने तो उनका ये जो अभी दौरा है तो वो ज़ाहिर है बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि एक तो वो चीज़ों को खुद उन्होंने स्टार्ट में जिस तरह देखा था और किस तरह वो इम्प्लीमेंट हुई, उसमें मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें पाकिस्तान उसको बेहतर कर सकता है तो वो इसमें अपना इनपुट देंगे। दूसरा ये कि वो जिस तरह गए हैं चाइना, क्योंकि पहले उनका दौरा जो एक्सपेक्टेड था फिर अचानक उनकी जो पाँव में फ्रैक्चर आ गया और उसके नतीजे में उनका दौरा मौखर हुआ। अब जब वो गए हैं तो हुकूमत सिंध की भी जो नुमाइंदा क़यादत है वो उनके साथ है, डिप्टी वज़ीर आज़म उनके साथ हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, डॉक्टर आसिम भी हैं, सलीम मांडवी वाला भी है। यानी देखा जाए कि जो ताजिर बरादरी है उसकी भी नुमाइंदगी शामिल है। एज ए टेक्नोक्रेट जो हैं वो डॉक्टर आसिम मौजूद हैं, खुसूसन पेट्रोलियम की सनत के हवाले से उनकी तजर्बात काफ़ी अच्छा रहा है उनकी जो जब वो वजीर थे इस हवाले से। तो मुतबादल तवानाई के हवाले से पाकिस्तान को ज़रूरत होती है। तो हमने देखा है कि जिस तरह वहाँ उनका इस्तकबाल हुआ, सदर शी हैं उन्होंने उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिलवाया और अपनी काबीना से तारुफ भी करवाया और जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया उससे तो ये चीज़ें काफ़ी वाज़ेह हो रही कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो आर्जी तौर पर एक खिलाफ पैदा हो गया था वो काफ़ी ख़त्म हो चुका है। चीज़ें नए सिरे से होंगी और इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए, जिसमें छत्ता सीमेंट फैक्ट्री के हवाले से भी एक मुफाहमत की यादाश्त है, मुतबादल तवानाई के जो ज़राए हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर इजाफा जो है वो मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं और इस तरह कारोबारी मामलात हैं उसको आगे बढ़ाने में भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। तो लगता ये है कि ये सारी सूरत अभी जो पाकिस्तान की बनी हुई है उसमें ये दौरा काफ़ी जो है वो बेहतर हमें लग रहा है और लग रहा है कि इसके नताइज आने वाले दिनों में अच्छे आएंगे। तो रज़ाक साहब जैसा कि आपने बात की जो इमरान खान साहब के दौर में सी पैक मनसूबों को बहुत बड़ा धचका पहुंचा, बिल्कुल आपकी ये बात सही है। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक़्त सी पैक मनसूबे जो हैं दोनों मुल्कों के दरमियान उस पर एक एग्रीमेंट हुआ और सी पैक मनसूबा पे अमल दरामद होना शुरू हो गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुँच गए। तो इसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई 2018 के बाद हमने देखा कि सी पैक मनसूबे जो हैं सुस्तरवी का शिकार हो गए। तो इसकी बुनियादी वजह क्या थी कि सी पैक मनसूबे जो हैं और इस तरह जो है
اور گر گئے، اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. اگر نواز شریف والا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہتا تو آج بہت سارے جو ہیں معاشی معاملات بھی ملک کے حل ہو سکتے تھے. وجہ کیا تھی کہ جو منصوبے ہیں وہ سست روی کا شکار ہو گئے اور رک گئے؟ اصل میں اس میں بہت سارے فیکٹر تھے نا. ایک تو یہ کہ جیسے عمران خان صاحب آئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو بلیو آئیڈ جو تھے یعنی مراد سعید صاحب، وہ اس کی یہ جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی یعنی کمیونیکیشن کے منسٹر تھے. تو بہت سارے سی پیک کے منصوبے بھی اسی منسٹری کے ماتحت تھے. تو انہوں نے آتے ہی جو ایک جو سب سے بڑی بات کہی جسے ہم کسی صورت اچھا نہیں کہہ سکتے، وہ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے منصوبوں میں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ اس سے بہت بڑا دھچکا پہنچا. دوسرا یہ تھا کہ ان دنوں جس طرح آر ٹی ایس بچا کر مسلم لیگ نون کو پاور سے باہر کر دیا گیا، عمران خان کو لایا گیا، تو مسلم لیگ نون کا جو ایگریسونیس جو تھی وہ سمجھ میں اس لیے آتی تھی، اور پھر وہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کا پی ٹی آئی کو میڈیا کے ذریعے ٹف ٹائم دیا. ان کے جو لوگ تھے میڈیا میں، مجھے یاد ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جب میں چائنا گیا، جس دن جا رہا تھا اسی دن جو ہے وہ یہ خبر چھاپی گئی کہ عمران خان سی پیک کو خراب کرنے جا رہے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بہرحال بات تھی. مجھے پوری چیز یاد نہیں آ رہی لیکن یہ تھی. تو یہ دونوں تینوں فریقین ساتھ تھے، لیکن ایز اے اسٹیٹ ہمیں کچھ چیزوں پر اتفاق کرنا پڑے گا کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس پر ہم جس طرح منہ میں آئے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. آپ بے شک مخالف اس میں ہو، بینچز پر بیٹھے ہوں، لیکن ہوتا یہ کہ یہ ریاست کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں پھر ہمیں مل کر چلنا پڑتا ہے. اب دیکھیں نا کہ چینی جو ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، ان کے جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں، اس میں تمام صوبے ہیں، وفاق ہیں، ان سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح صورتحال ہوتی نہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں سندھ میں ہمیں ایک چیز نظر آئی کہ سندھ پولیس کے خلاف چینیوں نے درخواست دی کہ بھائی ان سے بدلہ لیا جاتا ہے سیکورٹی کے نام پر. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ آپ کی کنٹری کو بہت نقصان دیتی ہے. تو اس لیے عمران خان نے اپنے طور پر جو کچھ چیزیں کی، اب ظاہر ہے کہ وہ 3.5 سال حکومت میں رہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، کوشش انہوں نے بہرحال اپنے طور پر جو بھی کی، لیکن ان کی وہ موٹیویشنل اچھے لیڈر تھے، لیکن ایک لیڈر کو چیزوں کو جس طرح بہتر کرنا پڑتا ہے وہ نہیں تھے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ انتقامی کارروائیاں جس طرح انہوں نے کی، اور اگر وہ تمام اپوزیشن لیڈرشپ کو ساتھ لے کر چلتے اور چیزوں کو بہتر کرتے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے 5 سال پورے کر لیتے. لیکن وہ اصل میں بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس سسٹم کا جو ہے وہ لپیٹ کر ایک نیا سسٹم لانا چاہتے تھے، جو ممکن نہیں تھا، کیونکہ پاکستان میں ایک بار جو آئین بن چکا، اب اس سے آپ ترامیم کر کے بہتر تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس آئین کو مکمل ختم کر کے کوئی آپ ایک نیا آئین بنائے. یہ 73 میں بھٹو صاحب کو ایک موقع تھا اور انہوں نے یہ منتخب آئین بنوا لیا. لیکن اب پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں الیکشن میں بھی اتنی ریگنگ ہوتی ہے کہ وہ الیکشن جیسے ہی ہوتے ہیں تو اس پر اپوزیشن کی جماعتیں سوالات اٹھانا شروع کر دیتی ہیں. 2013 کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے سوالات اٹھائے. تو یہ بات تو ذہن میں رہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں جس طرح صورتحال ہے اس میں بیٹھ کر آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے. اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو ملک کو مزید نقصان پہنچے گا. اس وقت پاکستان کو جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امریکہ ٹرمپ کے دور میں اپنا عالمی جو کردار ہے وہ اس کا سکڑ جائے گا، کیونکہ جس طرح کا طریقہ کار ٹرمپ نے اختیار کیا ہے اس نے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی ہے. تارکین وطن ہوں، این جی اوز ہوں، اسرائیل کے ایشوز ہیں، مڈل ایسٹ میں جس طرح ٹرمپ کو ٹف ٹائم مل رہا ہے، یہ وہ سارے کام ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے. خود یورپی یونین ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، یا دیگر جو اس خطے کی یا پوری دنیا کی فورسز ہیں، وہ ٹرمپ کے اقدامات کو قطعی طور پر قبول نہیں کر رہی ہیں. وہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک لاب والی قسم کا ایک ایسا لیڈر بن کر آیا کہ جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے.
फिर उसे वो कनाडा की बात कही, वापस हुआ, मैक्सिको के लिए उसने इकदाम किए, फिर वापस किए। तो इस तरह की सूरत हाल में चाइना ज़ाहिर है इंक्रीज उसकी ताकत होगी, बढ़ेगी, तो पाकिस्तान को इन हालात से फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं तो सच्ची बात है ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान को किसी को दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कारोबार के हवाले से, जहाँ ताल्लुकात के हवाले से आप अच्छे दरवाजे खोलना चाहते हैं, आप खोलें, ताकि आम आदमी जो यहाँ के हैं उन्हें कोई फ़ायदा हासिल हो। ठीक है, लेकिन रज़ा कुट्टी साहब एक मसला ये भी है, चूँकि आप अच्छी तरह जानते हैं, जो सिक्योरिटी मामलात हैं चीनी शहरियों के, चीनी बाशिंदों के हवाले से, जो उनको निशाना बनाया गया कराची एयरपोर्ट में, बलूचिस्तान में, KPK में भी उनको निशाना बनाया गया, तो उनके खदशात भी हैं, कुछ कंसर्न भी हैं चीनी हुकाम के, चीनी हुकूमत के। तो बुनियादी तौर पर जब कल वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुलाकात हुई चीनी वज़ीर-ए-आज़म के सरदारी साहब से, तो उन्होंने भी सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी जो हैं मामलात पर डिस्कस की। तो दोनों सरबराहान ने पाकिस्तान और चीन के दिफाई और सिक्योरिटी तावन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक किया। तो एक बहुत बड़ा मंसूबा है, ज़ाहिर सी बात है चाइनीज़ इंजीनियर्स या चाइनीज़ शहरी यहाँ काम भी करेंगे, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए आप समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या इक़दाम करना होगा? अगर उस तरह वो गैर महफूज रहे तो आप नहीं समझते हैं कि इन मंसूबों पर जो हैं मनफी असरात पड़ेंगे, जैसा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ था? नहीं, मनफी असरात अब क्योंकि चीज़ें निकल गई, पाकिस्तान की हालत एक डिवीजन फौज सिक्योरिटी के हवाले से ये मामला देख रही है। पाकिस्तान की जो पुलिस है और दीगर फोर्सेज है वो भी कर रही है, लेकिन टेररिज्म असल में इतना बढ़ गया है कि पख्तूनख्वा के अंदर जो सियासी हालात हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं, अब वहाँ तो इस नहज तक सूरत हाल पहुँच चुकी है कि मुज़ाकरात का कोई तस्वर को कब नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की रियासती पॉलिसियों के नतीजे में बलोचों को बहुत दूर कर दिया गया है। उन्हें जो हुकूक मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे। बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ जो है वो इस्लामाबाद तक पहुँच नहीं रही। इस्लामाबाद कोशिश भी नहीं करता कि उनकी आवाज़ को सुनने की कोई कभी रहमत भी कर ले। तो ये जो गैप है वो इतना बढ़ चुका है कि आपको याद भी होगा कि BBC ने 1-2 माह पहले एक स्टोरी की थी कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की रियासत का कंट्रोल क्यों कमजोर होता जा रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं। और इस वक्त की आप देखेंगे बलूचिस्तान में आज ही मैं सुन रहा था कि कोई हब में कोई मिसिंग पर्सन के वंशा हैं, उनके कोई धरना लगा हुआ है। तो 3 दिन से कोयटा और कराची के दरमियान, पंजाब के दरमियान मुकम्मल ट्रैफिक मौसम है, यानी जमीनी रास्तों से कटा हुआ है। तो इस सूरत हाल में वफाक को कोई परेशानी होनी चाहिए कि भाई एक सूबा पूरे मुल्क से कटा हुआ है, कोई हमें तारुफ नजर नहीं आता, ना ही कोई यहाँ कोई इस तरह की तकलीफ पाई जाती है। तो ये इस तरह का जो रवैया है ये हमें तर्क करना होगा, चारों इकाइयों को एक साथ मिलाकर चलना होगा। जब तक आप अपने अंदर के मामला ठीक नहीं करते, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करते, तब तक आप दहशत गर्दों से, दीगर चीज़ों से किस तरह मुकाबला कर सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा कुट्टी साहब, टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक। ब्रेक की जरूरत